करते रहते, फ़ोन वगैरह करते हैं, वो कट कर देते हैं आगे से फ़ोन। तो 1:30 बजे उसका दादा और उसका चाचू वो आते हैं, तो हमें कहते हैं आप खामोशी से ना हमारे साथ चलें। हम कहते हैं किधर जाना है? आप बस खामोश हो जाए, बोले ज़्यादा ना, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक उसकी घर में है, वो उसने जी मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी है। 16 साल वो हमारा सहारा बन रहा था, तो इन्होंने हमारे सहारे को छीन लिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो ये साबित करता है कि बाज़ दफ़ा बच्चों की मामूली लड़ाई जब बड़े अपने ज़िम्मे ले लेते हैं तो नताइज इतने संगीन हो जाते हैं कि सारी उम्र का पछतावा उनका मुकद्दर बन जाता है। ये वाक़या सांदा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। एक 16 साल नौजवान जो पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए कारोबार में मदद करता है, मामूली तल्ख कलामी के बाद मोहल्ले के एक दोस्त के साथ झगड़े में उलझ गया। वही दोस्त और उसके साथी बच्चे उसे घर से बुला कर ले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद इतला मिली कि वही बेटा जो हंसी खुशी अपने दोस्त के साथ गया था अब अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। आइए सुनते हैं उस नौजवान के वालिद की जुबान। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि सांदा पुलिस स्टेशन में एक जवां साला बेटा जो है वो पुरअसरार तौर पर हलाक हो जाता है और पुलिस 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज करती है। कुछ मुलज़मान को हिरासत में भी लिया जाता है। वालिदैन है बच्चे के, मामला है क्या, मामूली सी तल्ख कलामी बताई जाती है, उसके बाद घर से बुला कर ले जाया जाता है और ये वाक़या पेश आ जाता है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रिजवान अहमद भट्टी है। भट्टी साहब, क्या हुआ? बेटा कितने साल का था? 16 साल का। 16 साल उम्र थी। हाँ जी। तो क्या हुआ, कहाँ आप रहते थे, क्या करता था? हम बेटा बड़ा सांदा कैप्टन जमाल रोड के साथ जो इमाम बारगाह, हम उधर रहते हैं। तो बच्चे की कहीं बाहर झगड़ा हुआ है बच्चे तहसीन के साथ, तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, इनका झगड़ा हुआ है तो फिर सुलह भी हो गई है। तो रात 9:30 बजे मैं काम से आया हूँ, 9 बजे, 9:30 बजे बैठे हम खाना खा रहे थे, तो बेल हुई है, तो ये बाहर गया है। उसको हमने आवाज़ दी किधर जा रहे हो? उसने कहा जी मैं दोस्त है मेरा तहसीन, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तो वो गया, जिसके साथ झगड़ा हुआ था हाँ जी, तहसीन के साथ ही हुआ था। हाँ जी, वही आता है दोबारा हाँ जी, बुलाने। लेकिन हमारे इल्म में नहीं था कि उसका कोई झगड़ा हुआ था। अच्छा, आपको नहीं वो तो पता हम था? जिस वक्त हॉस्पिटल जाते हैं उधर हमें पता चलता है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, तो ये उसके वालिदैन हैं। अच्छा, जब ये घर से चला जाता है फिर हाँ क्या जी। होता है? तो हम इंतज़ार करते रहते, फ़ोन वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा रब्ता हो, लेकिन वो कट कर देते हैं आगे से फ़ोन। ठीक है। तो फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं। तो 1:30 बजे उसका दादा और उसका चाचू वो आते हैं, तो हमें कहते हैं आप खामोशी से ना हमारे साथ चलें। हम कहते हैं किधर जाना है? आप बस खामोश हो जाए, बोले ज़्यादा ना, तो आप हमारे साथ चलें, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे? बाइक उसकी घर में है, वो उसने जी मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी है। किधर लगाई है? ताज कंपनी। मैं फिर फ़ौरन मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं उनके साथ अपनी बेगम को भी लेके, तो 1:30 बजे हम निकले हैं। तो जिस वक्त हम उधर जाते हैं तो उधर तो बच्चा तो हमारा वेंटिलेटर पे था और वो डेड था बिल्कुल, उसमें कौन सरकारी अस्पताल था? न्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में। ठीक है। तो वो डेड था बिल्कुल। ठीक है। तो मैं तो देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ, ये तो डेड है, ये तो ना बातचीत कर रहा है ना हिल रहा है। तो मैं तो फिर भी उस पंप पे मुझे लगा दिया था कि वेंटिलेटर हाथ से करना है, तो मैं तो यही देखता रहा कि शायद उसका कोई सांस चल जाए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूं। ये फिर भाई वगैरह आए तो इन्होंने मुझे बुलवाया, इन्होंने कहा पहले आप ना 15 पे कॉल करें। ठीक है। क्योंकि हमारा बच्चा उस डेड वक्त है। बच्चा बिल्कुल डेड लग रहा था आपको? बच्चा था ही डेड। ठीक है। बच्चे को कोई होश नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर हम भाई आए तो इन्होंने हमें कहा कि 15 पे कॉल करें। ठीक। 15 पे मैंने कॉल की है, तो वो फिर कभी वो बयान बदल रहे थे ना, कभी ताज कंपनी, कभी सगियाँ, कभी कहीं, फिर पुलिस आई 2-3 थानों की। फिर वो एक बहरहाल पकड़ा गया उसका बाप तहसीन का, बाकी जो है ना उस वक्त देख के उन्होंने देखा पुलिस से रब्ता कर रहे हैं, तो वो निकल गए सारे। बाप उसका वहीं पे रहा? हाँ जी, बाप
बस वो मेडिसिन कोई लेने गया था, ठीक तो है। इसी चक्कर में वो जैसे ही आया मैंने पुलिस को कहा कि इसको पकड़ लें। भाई वगैरह ने भी कहा इसको अरेस्ट करें, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। ठीक है। तो वो मौके पे पकड़ा गया, तो फिर उसने आगे से 2 पकड़वाए हैं कि ये इनका ज़्यादा मसला है, ये लेके इन्होंने ये मसला किया। क्या क्या कहता है, क्या वो बताया? अभी ये पुलिस बयान ठीक है, अभी मतलब साबित करेगी, पुलिस ने साबित करना है, हमने तो नहीं, हमें तो बच्चा डेड मिला। ठीक ये है। लेके गए हैं, ये साबित हो गया है कि हम लेके गए हैं, तो बच्चा हमें हॉस्पिटल में मिला डेड हालत में। ठीक है, एफआईआर हो गई, आप मुद्दई हैं। एफआईआर होगी, मुद्दई मैं हूँ। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको 302 कभी कुछ कोई कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, हमें तो गुमराह किया जा रहा है। हम तो अपना ही बयान दे सकते हैं ना कि हमने जो कुछ देखा है। हमारे से 9:30 बजे लेके गए, तो 1:30 बजे हमें इतला मिली है, तो हम गए तो वो डेड था। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या बताया जो हॉस्पिटल में थे, उनके क्या किस तरह जख्मी था, कहाँ चोटें लगी वो थी? उनकी तस्वीरें वगैरह दी थी उनके पास, और एसपी साहब के पास भी पेश हुए हैं। वो अभी कह रहे हैं जी उसकी रिपोर्ट आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हाँ आनी जी, है। वो वैसे रिपोर्ट जब आनी है। आपको बॉडी मिली तो कहाँ थी? उसका ये सर फिसा हुआ था, और ये छाती पे भी चोट लगी हुई थी, पीछे भी चोटें लगी हुई थी, हड्डियां भी फ्रैक्चर थी उसकी, गर्दन की भी। वो अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो फिर जारी बात है, सब कुछ सामने आएगा। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं हम कि तो बच्चे यही को चाहते मारा हैं गया कि- आपके? हाँ जी, बच्चे को हमारे को मारा गया, जैसे भी किया, क्योंकि लेके ये गए। अगर ये हमारे दरवाजे तक आ गए थे, ये हमें बुलवाते, हमारे साथ बातचीत हॉस्पिटल करते। जाने से हाँ पहले जी, लेके जाते, ये बताते आपको? हाँ जी, इतला ही सारी- नहीं दी? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जिस वक्त डेड हो गया उस वक्त इन्होंने इतला दी हमें। वो कितनी दूर रहते हैं आपके घर से? वो हमारी जाने? 2 गलियां छोड़ के हैं। बच्चे का दोस्त हाँ था, जी, फाइट हाँ का जी, वो दोस्त था? सामने सपारा पढ़ने जाते थे, सपारा वगैरह इकट्ठे पढ़ते थे, नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे। तो बस अब वो तो हम जिस वक्त हॉस्पिटल गए तो उस वक्त कुछ बच्चों ने देखा, उसका उस्ताद था एक हमारे सामने बिल्कुल रहता है, उसने देखा, उसने कहा इसके साथ ये तो वो लोग हैं, इनके बच्चे के साथ इसका झगड़ा हुआ था। अच्छा, वो पहली बाद वाले में दिन, पता चला? हाँ जी, पहली वाले दिन ये झगड़ा हुआ है। उसी वक्त उसने राजीनामा करवा दिया, उसने पता नहीं उस्ताद नहीं, राजीनामा हो गया। तो अगर हफ्ते की रात को ये वाकया हो गया। पुलिस इंसाफ कर रही है? अभी तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम तो वो खुद अब भाग दौड़ में लगे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ से भी अपील कर सकते हैं। हम तो अपील करते हैं हम हर किसी से कि हमें इंसाफ लेके दें। बेटे की एग्जैक्ट कितनी उम्र थी? 16 साल 16 साल। पढ़ता था? 9th के पेपर दिए हैं उसने अभी। तो साथ में जॉब कर रहा था, सुबह दुकान पे बैठता था, ये मोटरसाइकिल के स्टिकर वगैरह तैयार होते हैं, तो रात को ज्वेलरी का काम करता था, 4-5 घंटे ज्वेलरी का काम करता था। आके 8 बजे छुट्टी हो जाती ना आजकल दुकानों की। सहारा था हाँ जी, आपका? वो हमारा सहारा बन रहा था, तो इन्होंने हमारे सहारे को छीन लिया। हमारे से तो और कुछ बयान नहीं किया जाता जो हमारे साथ गुजरी है। नहीं पता था इनका झगड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बच्चा इन्होंने मारा, उनके बच्चों को भी इस तरह ही मारेंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता नहीं, जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया इतना। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत ही समझदार था। मुझे यही तसल्लियाँ देता है, मामा जी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपका साथ पूरा दूंगा, आप परेशान ना हुआ करें। 1:30 बजे उन्होंने बताया आके, मेरी तो ज़मीन ही निकल गई पाँव के नीचे से, तो बिल्कुल ही मरने वाली हो गई थी मैं कहा अंकल जी क्या हुआ है? इसका मतलब है कि आपके बेटे ने मारा है इसको। जैसे होश में आएगा ना आपको सारा कुछ बता देगा। उस बच्चे ने कोई बात ही नहीं की मेरे से, मैं तो देखती रह गई। नाज़रीन, आपने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी जो मकतूल का वालिद भी था, लेकिन उसके साथ बैठी वो खातून जो माँ है, उसका दुख और सदमा नाकाबिले बयान है। बेटे की दुनिया से चले जाने के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। सिसकती आवाज और कपकपाते होंठों के साथ उसने सिर्फ एक ही फरियाद की कि उसका बेटा हंसता खेलता घर से गया था और जालिमों ने ना जाने
उसके साथ क्या किया, उसकी जान ही चली गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसका बेटा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा था। मसनूई सांस के जरिए डॉक्टर्स ने उसे जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। एक माँ के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था कि उसका लख्ते जिगर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। आइए सुनते हैं उस माँ की जुबानी जिसका बेटा इस जुल्म का शिकार हुआ। आप बताइए, कभी बच्चे ने घर में बताया कि किसी के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बताया क्या उसने। आपको क्या पता लगा कि क्या हुआ, क्या होगा? मुझे भी इस तरह ही पता चला कि बाद में, यानी कि जब ये वाकया हुआ उसके पहले मुझे नहीं पता था इनका झगड़ा हुआ है। तो बाद में मुझे पता चला कि आपस में कोई झगड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन हुई है। तो बेटा कोई ऐसा लड़ने झगड़ने वाला था कि वो तो नहीं, वो 16 साल का माशाल्लाह बच्चा? पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ता था। इतना माशाल्लाह अच्छा बच्चा था मेरा, समझदार था। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या उनके साथ इस तरह किया। क्या लगता है आपको, और क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे बच्चा इन्होंने मारा, उनके बच्चों को भी इस तरह ही मारे। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता नहीं, जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया इतना, मैं जानती हूँ। माँ को तो पता होता है कि बेटा किस तरह का है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत ही समझदार था। वो मुझे यही तसल्लियाँ देता है, मामा जी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपका साथ पूरा दूंगा, आप परेशान ना हुआ करें, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। बहुत माशाल्लाह मुझे तसल्लियाँ देता था कि आप परेशान ना हुआ करें। तो उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे तो खुद जब इस तरह 1:30 बजे उन्होंने बताया आके, मेरी तो ज़मीन ही निकल गई पाँव के नीचे से। जब हम वहाँ पहुँचे देखा तो बिल्कुल ही मरने वाली हो गई थी मैं। वहाँ उसका दादा था अपने लड़के का, मैंने उससे बात की। मैं कहा अंकल जी क्या हुआ है? कहता बेटा मैंने इनको यही कहा था कि मेरे पास लेके आओ, हम खुद समझा लेंगे, तो इन्होंने इस तरह कर दिया। मैं कहा इसका मतलब है कि आपके बेटे ने मारा है इसको? तो कहते आगे से चुप करके, वो कहता है आगे से। मैं कहा आपने मारा ना? कहता है इलाज हो रहा है, तो जैसे होश में आएगा ना आपको सारा कुछ बता देगा। मैं कहा होश में आने जो का छोड़ा ही नहीं है उसको, वो तो है ही नहीं। उसका हाल ही इस तरह, आंखें ऊपर को गई थी, वो होश की ही नहीं। उस बच्चे ने कोई बात ही नहीं की मेरे से, मैं तो देखती रह गई उधर। इस तरह मेरी गोद उजाड़ दी है उन्होंने, मेरा सहारा छीना उन्होंने। मेरी अपील है मरियम नवाज़ से, शहबाज शरीफ से, पंजाब पुलिस से कि मेरे बच्चे का इंसाफ करें। मुझे ऐसे मौत उनकी चाहिए जैसे मेरा बच्चा मारा उन्होंने। मैं बहुत परेशान हूँ, सुकून ही नहीं मिल रहा मुझे। नाज़रीन, माँ की दर्द भरी आवाज़ और उसकी एक ही फरियाद कि उसे इंसाफ चाहिए दिल को झंझोड़ देने वाली है। यकीनन जब किसी जवां साल बेटे को बिला वजह कत्ल कर दिया जाए तो वालिदैन के साथ साथ पूरा ख़ानदान गमज़दा होता है। वो इंसाफ का मुतालबा करते हैं और पुलिस से ये भी तवक्को रखते हैं कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब हम चलते हैं अहले इलाका की तरफ जो माशरे की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। देखते हैं कि इस वाक़े के बारे में अहले इलाका और अहले खाना क्या सोचते हैं और इंसाफ के हवाले से उनकी क्या राय है। आइए सुनते हैं अहले खाना की दुख भरी दास्तान, जहां हर आंख इंसाफ की तलबगार है। मैं फाइक का खाना का बेटा हूँ और हमें 2:30 बजे रात को इतला हुई है कि फाइक जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया। हम ही हॉस्पिटल पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना हमने उसकी कंडीशन देखी है, वो था नीम मुर्दा हालत, वेंटिलेटर के ऊपर। हमने देख कि ये मतलब खुद सोचा है कि इसको ना एक्सीडेंट नहीं हुआ, यानी कि इसका कोई मैटर चल रहा है। हमने वो ना जो मुलजमान है ना वो भी वहाँ पे घूमते नज़र आए हैं। उनसे हमने पूछा उमर से कि बच्चे को क्या हुआ है। वो हमें कहता है जी ये ना ताज कंपनी पुल से ना इसने जंप किया हुआ है। मैंने 15 पे कॉल किया, हमने पुलिस आई है, पुलिस के साथ गए हैं उधर ताज कंपनी पुल पे, इसको लेके उमर को। वहाँ पहुँचे हैं तो वो बच्चा कहता है, वो उमर कहता है जी यहाँ पे नहीं, सगियाँ से गिरा है। सगियाँ चले गए हैं।
सगियाँ जाके हमने वो कुआं देखा दरिया सगियाँ के अंदर, कहता जी ये गिरा है। वहाँ पे जो पुलिस मेरे साथ गई है वो कहती है जी ये हमारा एरिया ही नहीं है, ये एरिया सलामपुर उनका शादरा थाने का। वो शादरा वालों को कॉल करता है, शादरा पुलिस आती है, वो भी कहती है जी हमारा एरिया नहीं है। 4 घंटे मैं वहाँ पे जलील हुआ हूँ, इसी कश्म में के एरिया हदूद यही नहीं फाइनल हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे हमें कॉल आती है 8 सवा 8 बजे तक के बच्चे की डेथ हो गई है, यानी फाइक की जो है ना वो डेथ हो गई है। उसके बाद जो है ना उनको पता चलता है पुलिस वालों को कि बच्चे की डेथ हो गई है। वो फिर कॉल करते हैं अपने मुतलका SHO साहब को। वो आते हैं 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो आते हैं। वो कहते हैं जी चले मैनेज करते हैं, देखते हैं। वो अपने अफसराना बाला से बात करना शुरू करते हैं। 11 बजे वो उस मुलज़म को गिरफ़्तार करते हैं, शादरा वाले ले जाते हैं। हमें कहते हैं जी आप हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। हम वहाँ पे गए हैं, पीछे पुलिस आती है, बच्चे को वो उसकी डेड बॉडी वसूल करके सर्द खाना में एडमिट करवा के हमारे साथ वापस आते हैं कि एप्लीकेशन लाएँ, आपकी FIR देते हैं। एप्लीकेशन लिख के हम थाना शादरा गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारी दूध नहीं है, हम यानी हमारे पास केस नहीं बनता, आप सांदे चले जाएँ। उधर गए हैं, उन्होंने कहा हमारी नहीं बनती, शादरा चले जाएँ। शादरा वाले कहते हैं सलामपुरे चले जाएँ। शाम हो गई, FIR नहीं हो रही। बहुत जलील होने के बाद शाम 6 बजे हम सांदे गए हैं। वहाँ पे जाकर हमने कहा कि अगर आपने FIR नहीं देनी, हम मीडिया अप्रोच करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं, आप सारा कुछ करेंगे। इस बात के बाद उन्होंने हमारी FIR दिया रात को 9 बजे। 9 बजे FIR देने के बाद 11 बजे बच्चा हम उधर गए हैं म्यू हॉस्पिटल। इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट हुआ है। हमें सुबह फजर टाइम डेड बॉडी रिसीव वसूल हुई है, फिर आके हमने तदफीन की है। उसके बाद फिर हम थाने गए हैं। थाने जाने के बाद उन्होंने कहा कि जी इसने पकड़ाए हैं, जिनका नाम एक का नाम उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जी ये जो बच्चा था इनका हमारे बच्चे के साथ मामूली झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जी हमने उसको घर से बुलाया, घर से बुला के हम एक फैक्ट्री में लेकर गए। फैक्ट्री के बाद हम इसको सगियाँ से लेके आ रहे हैं तो बच्चे ने चलती बाइक से आके गाड़ी है वो आया, गधा गाड़ी आई है, बच्चे ने चलती बाइक जंप किया, सगियाँ में छलांग लगा दी है। कहा था कि बच्चा ना तो कोई पागल था, ना बच्चा का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, ना कोई बच्चा वो कोई नशा और यूज़ किया हुआ था जी, उसको होश नहीं थी, उसको पता नहीं था कि ये पुल है। ऐसा कोई मैटर नहीं था। इन्होंने बच्चे को खुद गिराया, खुद मारा, जो भी किया इन्होंने ही किया। जिस मुलवस है और का बेटा, जिसकी वजह से सारा इंतशार पैदा हुआ। ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले जो हैं अभी तक हमें यही कह रहे हैं कि 365 साबित है, इन्होंने अगवा किया है, 302 साबित नहीं हो रही। हमारा यही सवाल है कि 302 साबित किन्होंने करवानी है। अगर हमने करवानी है तो पुलिस बंद हो जाए, पंजाब पुलिस ख़त्म की जाए, आवाम को खुद इंसाफ ले लेंगी, हम भी इंसाफ ले लेंगे। और दूसरी बात मेरा यही है कि मेरा वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, IG पंजाब से, DIG CCD जो बनाई हुई है उन्हें केस दे दें हमारा, वो अच्छा फ़ैसला करेंगे। उसकी रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पोली ड्रामा उसमें लिखा हुआ, अभी तक उसकी कोई फाइनल रिपोर्ट हमें दे ही नहीं रहे। आज भी मैं गया हूँ हॉस्पिटल, जुम्मे का उन्होंने कहा था, आज गया तो उन्होंने कहा जी अभी तक कोई फाइनल नहीं हो रही रिपोर्ट, बस घुमाई जा रहे हैं बातें। जो है वो मेरा भांजा है, ठीक है। वो एक समझ लें कि समझदार बच्चा था और माँ का सहारा बनने वाला था। अभी स्टार्ट ही हुआ था उसका, मतलब जवानी स्टार्ट हुई थी कह लें। तो दूसरा ये कि उसको एक तो ये लेके गए हैं, ठीक है, और हमें मुर्दा हालत में उसको दिया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ अपनी सिस्टर के बाद, तो उसको जिस हालत में देखा है ना, वो समझ ले कि वो एंड वाला टाइम था उसका। दूसरा ये है कि वो लास्ट टाइम यहाँ पे बसंत हुई थी, मेरे साथ ही था, बसंत मेरे घर मनाई है उसने, ठीक है। अच्छा बच्चा, कहना मानने वाला बच्चा था। हमें तो यही है, हम अपील यही करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारे बच्चे के साथ जो किया ना, वो इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। मेरी इल्तिजा यही है। 100% कत्ल किया गया है। वो जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी कहते रहें, हमारी नज़र में कत्ल है। हमारे घर से बच्चा ठीक ले गए हैं, हमें जिस हालत में ये हॉस्पिटल भी यही लेके गए हैं, घर से भी यही लेके गए हैं, और हमें बुलाया भी इन्होंने ही है। तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने ही कत्ल किया, क्योंकि हमें जिस हालत में दिया बच्चा, उस टाइम उसकी ख़त्म हो गई हुई थी, सांसें तो दिल तो चल ही नहीं रहा था उसका, जिस हालत में हमने देखा उसको जाके। तो उसका मतलब यही है कि वो ख़त्म वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ था। सर मेरी चीफ मिनिस्टर जो है मरियम नवाज़ साहबा से यही अपील है कि जो हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। जो भी मुलजिम है उनको सज़ाए मौत, बल्कि इससे बदतर सज़ा होनी चाहिए उनको, जो उसने हमारे बच्चे की हालत की है। मैं फाइक का मामू हूँ जी। हमें भी ऐसे ही पता चला जैसे भाई ने बताया कि हमें हॉस्पिटल गए। हमारा मुतालबा ये है कि जो उसके साथ हुआ है, हम चाहते हैं कि आइंदा किसी के साथ ना हो।
हमारा हकाम बाला से, हमारा DIG साहब से, IG पंजाब से, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब से जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, हमारा उनसे मुतालबा है कि मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें कैफ़रे क़दार तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि देखें उसकी वालदा का क्या हाल है, जवान साला जिसका बेटा फौत हो गया, वालिद का क्या हाल है, और कसूर भी कोई नहीं है, कोई होना कोई बड़ी दुश्मनी है भाई, उसने कोई कसूर है उसका, घर से लेके गए हैं और हमें जब इतना मिली है तो हम हॉस्पिटल में गए हैं। वो समझ लें कि बस वो सांसें वो वेंटिलेटर पे भी वो ले रहा था, वो समझ लें कि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमें जो इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब पुलिस से भी हमारा यही मुतालबा है, सबसे हमारा मुतालबा है, चीफ मिनिस्टर साहबा से भी। ऐसा कोई नहीं था, वो जो बता रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं, हमें भी ये मालूम हुआ है कि उसका 2-4 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसका वालिदैन को भी इल्म नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें तो कॉल आई है रात को तकरीबन 2:45 बजे, उनको 1:30 बजे घर से बुलाया गया, हमें 2:45 बजे, हम भी उधर ही पहुँचे हैं सारे हॉस्पिटल में। ज़ाहिर है जी, दुख तो बड़ा है, ये तो हमें पूछे ना, या उसकी वालदा से पूछे क्या हम पे गुजर रही है, हैं जी। बच्चा था वो, तो अभी मैं कह रहा हूँ जवान भी नहीं, नौजवान था ना, अभी तो जवान हो रहा था। दुख तो बड़ा है, लेकिन ये है कि हम तो फिर वही मुतालबा ही करते हैं। हमारी अपील है, आपके चैनल के वसासा से हमारी अपील है कि आप हमारी काम बाला तक ये बात पहुँचाएँ। आपका भी शुक्रिया कि आप इधर आएँ। फ़ाइक मेरा भांजा है और ये 9-9:30 बजे तकरीबन वो घर से बुला के लेके गए मुलज़म। उन्होंने उसके साथ जो भी किया उसका हमें नहीं पता। 1-1:30 बजे के टाइम के ऊपर हमारे घर में आके बताया कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, और बड़ी सख्ती के साथ हमारी बाजी को बताया गया कि आप खामोशी के साथ आ जाएं और आके जो है ना अपने बच्चे की हालत देख लें। वो उसको जाके जब देखा तो वो वेंटिलेटर पे था, ठीक है, उसने 2-3 घंटे गुजारे और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस जो है वो हमारे साथ जो है कोई सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही। पुलिस ने जो है ना वो तरमीमी बयान दें, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी SP के पास पेश हो जाएं, कभी DSP के पास पेश हो जाएं। अभी तक जो मुलज़िम हैं उनको नामज़द नहीं किया, ठीक है, वो नामज़द होंगे, वो रिमांड में आएंगे तो वो अपने मुंह से कुछ बोलेंगे कि हम एतराफ़ जुर्म करेंगे कुछ। अभी तक जो है ना हम इसी कश्मकश में हैं। तो हमारी जो है ना हुकूमत से और जो भी महकमा इनको देख रहे हैं वो उनसे गुजारिश यही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है, और उनको मुजरमों को जो है ना सज़ा दिलाई जाए। एक तो हमारा बच्चा डेथ हो गया, हम उस परेशानी से नहीं निकल पा रहे। दूसरा, कभी इस थाने में जाएं, कभी उस थाने में जाएं, अभी तक कोई मजबूत FIR जो है ना, जो बंदे उन्होंने जिस FIR में जो नामज़द हैं उसने जो आगे बंदे पकड़वाए हैं दो, वो अभी तक नामज़द नहीं हो पा रहे। वो क्यों नहीं हो पा रहे, ये कैसा हमारा कानून है, हम किसके पास जाएँ, कहाँ जाएँ, क्योंकि हम तो चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। अभी कभी SHO साहब के पास जाएं, कभी SP साहब के पास जाएं, कभी SSP साहब के पास जाएं, कहाँ कहाँ जाएंगे हम और कहाँ जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा मरियम नवाज़ साहिबा से और शहबाज शरीफ साहिबा से, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आपकी CCD क्या कर रही है। इतने 1 हफ़्ता हो गया हमारा बच्चा डेथ हुए को, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमारे साथ कोई तावन नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। लड़ाई होने के बाद फिर उसके पेरेंट्स आए हैं, वो ले जाके उस पर तशद्दुद किया, उसकी हड्डियां टूटी और जिसमें निशान है। क्रिमिनलिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। की इंटेंशन बड़ी क्लियर थी, उन्होंने बच्चे को तशद्दुद करने के लिए अगवा किया, अगवा करके तशद्दुद इतना ज़्यादा किया कि वो बच्चा मर गया। उसको फोरेंसिकली नहीं आगे लेके चल। क्रिमिनल सिस्टम उतनी देर तक बेहतर नहीं हो सकता जितनी देर तक आप फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप नहीं करते। जब आप मुजरिम को सजा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये CCD वाले ये पुलिस मुकाबले, इनसे आपकी जान छूट सकती है। नाज़रीन, इस केस में कानूनी तौर पर बहुत सी चीजें बज़ाहिर सामने आती हैं, लेकिन
कानून की किताब में हर जुर्म की कोई ना कोई सजा मुकर्रर है। असल सवाल यह है कि ये कत्ल किस तरह से हुआ और इसे साबित कैसे किया जाएगा। ऐसे मामलात में दुरुस्त रहनुमाई सिर्फ माहिर कानून ही दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत में कौन से नकात अहम हैं और किस तरह सबूत पेश किए जाते हैं। आइए सुनते हैं सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट की जुबानी के वो इस केस के कानूनी पहलू पर क्या राय रखते हैं। अब इस केस के हवाले से हम कानूनी राय जो है वो सफदर शाहीन पीरजादा साहब जो हैं उनसे ले लेते हैं कि इसमें पहले FIR होती है 365 की, फिर उसके बाद पता चलता है कि उस बच्चे की फाइक जिसका नाम है उसको कत्ल कर दिया जाता है मुबैना तौर पर। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सफदर साहब ये बताइएगा कि जब गली मोहल्लों में बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाए और बच्चों की उम्र 15-16 साल हो तो कानूनी तौर पे लोग अक्सर मोहल्लेदार रिश्तेदार सुलह करवा देते हैं। यकीनन लड़ना जो है वो बुरी चीज़ होती है और गलत है और बच्चों को समझाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों के वालिदैन या बच्चों के रिश्तेदार एक बच्चे को घर से ले जाएं जिसके साथ झगड़ा हुआ हो तो कानूनी तौर पे उसकी क्या हैसियत हो जाती है, ये क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद हम आगे मर्डर के हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। वेल सर, बहुत अहम और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जो बेसिकली एज है, ये एज है आईटी की, और आईटी में हमने हर बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है और उसी फ़ोन की ये शाखसाने हैं कि बच्चा पेरेंट्स के पास नहीं बैठता, गपशप नहीं लगाता, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा को अच्छी चीज़ नहीं देखता, बच्चा सिर्फ स्क्रॉल करता, अपना टाइम ज़ाया करता है। उसमें गेम्स देखते हैं, उसमें गन्स देखते हैं, उसमें वो चीज़ें देखते हैं कि जिनका अमली ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान है, और उसी का नतीजा है कुछ ऐसी गेम्स हैं आपको पता वगैरह जिनका नतीजा यहाँ तक पहुँचता है। जैसे आपने कहा, आपने पर्टिकुलरली 14, 15, 16 साल एज का कहा, आपका इशारा जुवेनाइल की तरफ है। अगर एज 18 साल या उससे कम है तो क्रिमिनल को हम जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत एक नया एक्ट है जुवेनाइल एक्ट, उसके तहत उसको ट्राई किया जाता है जिसमें मेजर पेनल्टी नहीं दी जा सकती, यानी सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, उससे छोटी कोई भी सज़ा दी जा सकती है, जैसे उम्र कैद है या कोई भी है। इस पर्टिकुलर केस की तरफ आते हैं। जैसे आपने बताया कि गली महल्ले में पहले लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद फिर उसके पेरेंट्स आए हैं और वो उसको ले गए हैं और वो ले जा के उस पर तशद्दुद किया, उसकी हड्डियाँ टूटी और जिसमें निशान है। ये तो देखिए क्रिमिनलिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। कोई भी एक्ट है उसमें मंजरिया का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे इस्लाम कहता है कि किसी भी अमल का दारोमदार नीयतों पर है, बिल्कुल इसी तरह जो रोमन लॉ है, जो ग्रीक लॉ है, जो अब हमारे पास लॉ, उसमें ये कहते हैं इंटेंशन थी कि नहीं थी। इसमें तो देखिए उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने बच्चे को तशद्दुद करने के लिए अगवा किया, अगवा करके तशद्दुद इतना ज़्यादा किया कि वो बच्चा मर गया। आयन मुमकिन है कि उन्होंने बच्चे को जो है मारने की नीयत से ना तशद्दुद किया हो, लेकिन उसको इस तरह की चोटें लगी हैं, इस तरह का तशद्दुद हुआ है कि बच्चा उनसे जानवर नहीं हो सका। मेरे ख्याल में इसमें जो जुवेनाइल है, नो डाउट उसको तो उसकी एज का एक फैक्टर है जो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो उसके साथ बड़े लेके गए हैं, जो पेरेंट्स हैं उसके जो बीच में इन्वॉल्व हैं, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनको जाए इबरत बनना चाहिए और उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको डे टू डे बेसिस पे इसके 7 ATA लगनी चाहिए। 7 ATA लगने के बाद इसका डे टू डे ट्रायल होना चाहिए और उनको एग्जाम्पली पनिशमेंट देनी चाहिए। अब आ जाती है पुलिस की तफ्तीश। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो नाहली तो है ही है, जो पुलिस की भी है, बाकी जगहों पे है कि हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी केस है, उसको फोरेंसिकली नहीं आगे लेके चलते। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने PTS चूंग में पढ़ाया, मैंने PTS सिहाला में पढ़ाया, मैंने नेशनल पुलिस एकेडमी में ASPs को पढ़ाया है। अगर आप जब तक आपका जो क्रिमिनल सिस्टम है उतनी देर तक बेहतर नहीं हो सकता जितनी देर तक आप फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप नहीं करते। फोरेंसिक एविडेंस को डेवलप करें तो ये जो 2 विटनेसेस वाला कॉन्सेप्ट है पुराना, उसको छोड़ दें, फिर आप जो है ना मुजरिम को सज़ा देंगे। और जब आप मुजरिम को सज़ा देना शुरू कर देंगे तो फिर ये CCD वाला ये पुलिस मुकाबले, इनसे आपकी जान छूट सकती है। हमारा जो IO है वो केस की तरफ कम तवज्जो देता है, वो जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। बदकिस्मती ये है, और वो क्यों है कि सारी उसकी डिस्क्रिप्शन के गिर्द घूमता है।
जब आप इसको फोरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर देंगे कि फोरेंसिक एविडेंस के तहत लेके चले तो उस तरह, अब इस केस में देखें उस बच्चे को लेके गए हैं, उसके पास फ़ोन भी है, उसके जो लेके गया उसके पास भी फ़ोन भी है, उन सारे की कन्वर्जेशन, उन सारे का ट्रेल, वो कहाँ कहाँ लेके गए हैं, ये जो फ़ोन है ये इतना बड़ा एविडेंस है कि ये जहाँ जहाँ जाएगा ना, जिस तरह आप कागज़ पे पेन के साथ एक लाइन लगाते हैं ना, ये उसकी एक लाइन लगाता है जिसको जियो फेंसिंग कहते हैं। जहाँ जहाँ इसने जाना है एक लाइन लगती जाती है, उस लाइन को वहाँ से निकालें, वो उसको फ़ाइल का हिस्सा बनाएं। उसके बाद जो लेके गया है वो तहसीन और उमर उनकी फ़ोन का निकालें, उसका डाटा लें, जो उनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं उनको उनके फ़ोन नंबर लें, उनका डाटा निकालें। फोरेंसिक के लिए एक बहुत ही अच्छा केस तैयार कर दें जिसमें नहीं भी कोई आई विटनेस तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आई विटनेस, हाँ यस यस यस, अगर आई विटनेस है तो ठीक है, नहीं आई विटनेस तब भी कोई बात नहीं है। ठीक। तो अगर आप उसको फोरेंसिक एविडेंस लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ लेके चलेंगे तो आप उसको 100% सज़ा होगी। हमारे यहाँ ये होता है कि पुलिस जो है ना दोनों साइडों को हेल्प कर रही होती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। सभी पुलिस ऑफिसर नहीं, मेजॉरिटी ऐसी है, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये महकमा भी बचा हुआ। तो वो रूम इतना रखते हैं कि केस को किसी भी तरफ मोड़ा जा सके। वो जो किसी भी तरफ मोड़ने वाला तरीक़ेकार है उनका, उसी की वजह से मुजरम छूटता है, उसी की वजह से वो जुर्म साबित नहीं होता, उसी की वजह से जब वो जेल से हो के आता है, जेल तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हैचरी है, एक ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अगर एक जुवेनाइल जाएगा तो वो उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग करके PhD करके आएगा तो बाहर आकर बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। सफदर साहब यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कीजिएगा, ये जो बच्चा है इसकी उम्र 16 साल 15 साल के करीब बताते हैं वालिदैन, घर वाले लेने आते हैं साथ, वो बच्चा जिसके साथ झगड़ा होता है ये चले जाते हैं। उसके बाद फ़ोन का आपने जैसे बताया कि बिल्कुल उसके पास फ़ोन था, वालिदैन बार बार फ़ोन कॉल कर रहे थे, उनका नंबर बिजी उसका किया जा रहा था। फिर उनको इतला मिलती है कि ये मेयो हॉस्पिटल में जो है वो एमरजेंसी वार्ड में, और बिल्कुल वो डेड हो चुका हुआ था, इतना तशद्दुद उस पर किया जाता है। पुलिस अब ये कहती है कि आप हमें ये बताएं कि कौन कौन था जिसने मारा। वो कहते हैं कि और ये भी बताएं कि किस तरह से मारा। वो कहते हैं कि हम आपके इन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ जी। मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस सारा कुछ ये फोरेंसिकली कर सकती है। अब इस कमरे में अगर 2 लोग हैं, मैं और आप, यहाँ कोई चोरी होती है, हम दोनों में से अलावा कोई तीसरा बंदे नहीं तो कौन करेगा। जो 2 बंदे लेके गए हैं उनके फ़ोन का डाटा लें, उनके फ़ोन की ट्रेल निकालें, उसका कॉल डाटा निकालें, मैसेजेस की डिटेल निकालें, उसको जियो फैंसी करें, वो जहाँ जहाँ गया जैसे मैंने बताया वो सारा निकालें, वो सारा एविडेंस साथ लगा के बताएं कि जी ये 2 बंदे लेके गए हैं, इन्हीं दोनों बंदे ने मारा है, और वो उसी वक्त जो है ना उसको सज़ा होगी। इसमें एक पुलिस को जो मौक़िफ़ दिया है मुलज़मान ने, अरेस्ट भी किया लेकिन अभी गिरफ़्तारी नहीं डाली है। वो कहते हैं कि जी हम इसको ज़रूर लेके गए थे कि समझाने के लिए, डराने के लिए, लेकिन ये बाइक पे जाते हुए इसने कहीं जंप लगा दी। अब उसको हेड इंजरी हुई, उसके जिस्म पे पीछे कमर पे निशान है, इस कदर तशद्दुद था उस पर, या इतनी चोटें थी कि वो बच नहीं सका, ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई। तो मुलज़मान का ये मौक़िफ़ पुलिस किस तरह पुलिस को लेना चाहिए कि वो मानते हैं कि हम इसको लेकर गए, जो 365 भी लगाई है उन्होंने, और जो वालिदैन है इंतहाई गरीब हैं, बच्चा छोटा मोटा बाप के साथ कोई मेहनत मजदूरी करके कुछ सिस्टम भी चलाता था, साथ पढ़ता था, तो वो कहते हैं कि जी हमें इंसाफ कैसे मिलेगा, हमारे पास तो मुलज़मान की तरह ना ताल्लुकात हैं ना पैसा है, तो हम क्या करें। कोई उनके लिए एडवाइस कि क्या उनको करना होगा। मेरी उनके लिए एडवाइस है कि आप सिर्फ अपने आईओ पे ना रहें, वो आईओ ने ऐसे कुछ नहीं करना, आप CCPO या SP या SSP किसी सीनियर अफसर के पास पेश हों, उनको सारा मुद्दा सुनाएं और उन्हें कहें कि जी हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर आप सिर्फ उसी ASI या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर पे रहेंगे, बदकिस्मती से उसका इंटरेस्ट, मैं अब उस पर कुछ नहीं कह सकता, जो आपके सामने है वो आपके बच्चे का जो मर्डर है उसको ज़ाया कर देंगे। जो ये बात है मुलज़मान की कि हम लेके गए हैं तो इसने मोटरसाइकिल से जंप लगा दिया, इसकी ये काबिल यकीन है, इससे बड़ा मुज़हिक का केस बयान हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं, जिनके साथ घर से वो उनके साथ आ गया तो उसने रास्ते में क्यों जंप लगाना था? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने अगर उसने जंप लगाया उसको फोर्स किया गया जंप लगाने के लिए, अगर ऐसा है। लेकिन गिरने के निशानात
और टॉर्चर के निशान दो बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपस में मिक्सअप हो ही नहीं सकते। डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उसमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तशद्दुद क्या कहाँ किया हुआ है, एक्सीडेंट कहाँ हुए, सारी चीज़ें बिल्कुल मैं एक वकील हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे सामने आके बॉडी ले, मैं आपको एक एक चीज़ गिन के बता दूंगा कि ये पोस्टमार्टम है, ये एंटीमार्टम है, ये एक्सीडेंट है, ये जो है ना टॉर्चर है, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो डॉक्टर तो एक्सपर्ट आदमी है, और जो उसने लिखा है उसके मुताबिक उनको दो बंदे हैं, उन्होंने कैसे कैसे तशद्दुद किया है उसके बयान नहीं लेते। तो जो आप वैसे जिससे सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ करते हैं, खुदा के लिए क़यामत के दिन इस बंदे के गिरेबान होगा, आप लोगों के हाथ होंगे, और वहाँ पे एक खौफ खुदा कर लें। इस जैसे इसको इंसाफ देने के लिए मैं आईओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना रवायती तरीक़ेकार जो है उसको छोड़ के तो अल्लाह के लिए इसको इंसाफ दें, और वो इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करके करें, और जो सही एविडेंस है वो करें, सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे ना जाएं प्लीज़, ठीक है, और इनको इंसाफ दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीरज़ादा साहब, आखिरी सवाल, आप अक्सर थोड़ी सी बात ज़रूर करते होते हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जितने भी केसेस, चाहे वो हीनियस क्राइम हो, छोटा क्राइम हो, लोग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से शदीद बहरान और परेशानी का शिकार रहते हैं। आप कहते हैं कि फराजिक करवा लें, ये कर लें, बहुत सारे आइडियाज़ आप देते हैं। क्या कभी ये पढ़ाया आपने, कभी इनको बताया, इनके सीनियर्स को आप लेक्चर भी देते रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, तो क्यों उस पर अमल दरामद नहीं होता? वेल देखिए, विलिंगनेस टू वर्क हमारे यहाँ नहीं है। मैंने 7 ईयर्स तक PTS चूंग में फोरेंसिक एविडेंस पढ़ाया है, मैंने 1 साल से आला पढ़ाया, मैंने 2 बैच जो है ना 43 एंड 44 कामन जो है ना नेशनल पुलिस एकेडमी में पढ़ाया। अब ASPs का जो जज्बा है वो बहुत अच्छा जज्बा है। जब वो ASP होता है 5 to 7 ईयर्स में उसने SP होना है, वहाँ तक वो ठीक है। जब वो उसकी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाती है ना, वो कहता है मैं अकेला क्या करूँगा, अगर नहीं करते तो ठीक है, वो उसे छोड़ देता है। अगर SP और ASP दोनों ये कंफर्म कर दें कि आप लोगों ने ये लेटेस्ट फोरेंसिक एविडेंस जो है ना, फोरेंसिक उस तरह इकट्ठा करना जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है। हम हर बात में अमेरिका कनाडा की मिसालें देते हैं, हम इसमें क्यों नहीं आते कि अगर वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेगा ना, तो उसके बाद उसकी डिस्क्रिशन ख़त्म हो जाएगी आईओ को। आईओ उसको कहानियाँ सुनाता है, ASP उस पर यकीन कर लेता है वक्त के साथ साथ। हालांकि ASP या SP को उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, उसको ख़ुद इंटरेस्ट लेना चाहिए, मौका ख़ुद देखना चाहिए। मौका देखने के बाद ख़ुद उन चीज़ों को अपने आप उसको एनालाइज करना चाहिए, और उसको जो है ना इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि इसमें ये फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट करें, और उसके बाद इसको तफ्तीश को कम्प्लीट करें। हमारे यहाँ करप्शन की सबसे मेन वजह ही यही है कि हम फोरेंसिक एविडेंस की तरफ नहीं जा रहे। मिसाल के तौर पे अगर जिस तरह मैं आपको एविडेंस बता रहा हूँ वो एविडेंस कलेक्ट कर लिया जाए, तो अब ये जो आईओ है ये उनको ये नहीं सवाल कर सके किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, इसको सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा कि जब लेके ये 2 बंदे गए तो इन्होंने नहीं मारा, इसके अलावा और किसने मारा है, और वो खुद भी मानेंगे। उनसे सवाल हो जब करेगा तो वो मान जाएंगे कि आप इसको क्यों लेके आए, कहाँ लेके गए, कितनी देर टॉर्चर किया, इसको किस चीज़ से मारा, हर चीज़ वो खुद बताएंगे। ये पेरेंट्स को जो पूछ रहे हैं ना, इसकी बदनीति है। बदनीति ये है कि वो क्योंकि पास नहीं है, इसको पता है, तो वो कहेगा कि आपने कुछ बताया नहीं है, तो मैंने उस पर गोल मोल सा लिख दिया है इसकी, जिससे बिलें रिजेक्ट हो जाएंगी, और ये इंतहाई सीरियन बददियानती होगी उसकी। ठीक है सदर साहब, हतमी तौर पे आखिरी सवाल सर, क्या जो अदालतों में मुल्ज़मान को सज़ा नहीं मिल पाती है, रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब ज़ाहिर तफ्तीश में कुछ साबित नहीं होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस पर होती है पुलिस पे। उससे पहले मदई पे भी कह लें कि मदई में अगर एक बंदे ने जुर्म किया ना, तो भी कहता है पूरी फैमिली का नाम लिखते हैं, वहाँ से लीगैलिटी स्टार्ट होती है। मेरी तमाम लिटिगेंट से, तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर एक बंदे ने जुर्म किया तो 1 का नाम दें, 2 का ना दें, अगर 2 ने किया तो 2 का दें, 3 का ना दें। इसी तरह जितना नेट आप फैलाते जाएंगे उतना आपका केस वीक होता जाएगा, और जब तक आप उनको उस पैराए में नहीं रखते जो एक्चुअल है, जो नेचुरल है, तो उस वक्त तक आप इसको कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो तफ्तीश का मैं टाइम कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जब तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं करते, फोरेंसिक एविडेंस को अडॉप्ट नहीं करते, जब तक ये पुराना तरीक़ेकार जो पकड़ को तो उसको लितर मारने शुरू कर दें, उसको उल्टा लटका दें, उसको रस्से पे बांध दें, उसको तशद्दुद कर दें, ये तरीक़ेकार गलत है। इसी की वजह से मुल्ज़मान छूटते हैं, और इसी की वजह से वो मुआशरे के मफीद शहरी नहीं बनते। जब वो जेल से आते हैं तो वो इंतकाम पूरी मुआशरे से लेते हैं, पूरी सोसाइटी से लेते हैं।
और इसी वजह से कई पुलिस वाले बाद में रिटायरमेंट के बाद कत्ल होते हैं, पुलिस वालों के बच्चे मार देते हैं वो, कि इसके बाप ने हमारे पे तशद्दुद किया तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये रवैये ना अपनाएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। हमारे यहाँ जितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं वो सबसे ज़्यादा कानून अपने हाथ में वो लेती हैं। दे ऑलवेज स्टेप्ड बियॉन्ड देयर लीगल जुरिस्डिक्शन। वो ना करें, जब वो वहाँ पे जाएंगे एक वक्त आएगा आपको भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक नामजद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई है और फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने तक इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि हर मुलजिम के किरदार के मुताबिक केस अदालत में पेश किया जाएगा ताकि करार वाकई सजा दिलाई जा सके। ये वाकया एक बार फिर ये सवाल उठाता है कि हमारी नौजवान नस्ल मामूली झगड़ों की भेंट क्यों चढ़ती है और वालिदैन, उस्ताज़ा, मोहल्लेदार और इदारे किस तरह अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर सबूत और शवाहिद दुरुस्त तरीके से अदालत में पेश किए जाएं तो इंसाफ की फराहमी मुमकिन है, लेकिन अगर तफ्तीश में कोताही हुई तो मुल्ज़मान सज़ा से बच निकलते हैं। यही वजह है कि इस केस में इंसाफ की फराहमी ना सिर्फ मकतूल के वालिदैन बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक इम्तिहान है। इस उम्मीद के साथ कि मकतूल के वालिदैन को इंसाफ मिलेगा और इस केस के तमाम किरदार कानून के कटहरे में आएंगे ताकि आइंदा कोई नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी ना हारे। हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।